बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास और जीवन से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बस आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपको बाबा साहब के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय राजनीति विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन व परिवार कैसा था, आइए जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी राव मालोजी अंबेडकर और माताजी का नाम भीमाबाई था। पिताजी सेना में सूबेदार मेजर के पद पर आसीन थे। उनकी माता ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से केवल 5 ही जीवित रहे। जन्म के समय भीमराव का व्यक्तित्व व शारीरिक संरचना काफी अच्छी थी, इसलिए उनका नाम भी सकपाल रखा गया था। आइए अब जानते हैं भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक व उच्च शिक्षा के बारे में। एक प्रचलित कहावत है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। बाल्यावस्था से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें पग पग पर अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने शिक्षा जारी रखी। 5 वर्ष की आयु में उन्हें विद्यालय में प्रवेश मिला। दाखिले के साथ ही मुख्याध्यापक ने एक शर्त रखी थी कि भीमराव महार जाति, जिसे कि महाराष्ट्र में अछूत जाति माना जाता था, से संबंधित थे। अतः उन्हें स्वर्ण जातियों के विद्यार्थी के साथ नहीं बैठा जा सकता था। जहां उच्च जाति के विद्यार्थियों के जूते रखे जाते थे, उन्हें वहां बैठकर शिक्षा अर्जित करनी थी तथा बैठने के लिए टाट पट्टी या बिछावन भी घर से लाना होगा। साथ ही उन्हें उच्च जाति के विद्यार्थियों से दूर रहना होगा। राम जी इन सभी शर्तों को मानने को तैयार हो गए ताकि उनका पुत्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यद्यपि भीमराव पहले भी छुआछूत का दंश झेल चुके थे। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे, जिसके कारण वह शीघ्र ही अध्यापकों के प्रिय बन गए। सभी शिक्षक उनसे अपार स्नेह करते थे और उनकी सहायता करते थे। उक्त मुख्याध्यापक को भी भीमराव से और उनमें छुपी प्रतिभा से इतना स्नेह हो गया था कि उन्होंने भीमराव के नाम के साथ अपनी जाति के गोत्र का शब्द अंबेडकर भी जोड़ दिया। अब सकपाल भीमराव अंबेडकर बन चुका था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था, परंतु दाखिले के पैसे न होने के कारण पिताजी को घर की बड़ी सी परात गिरवी रखकर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलवाना पड़ा। भीमराव एल्फिस्टन हाई स्कूल में प्रवेश ले चुके थे। यहां से उन्होंने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उच्चतर शिक्षा और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। उच्च स्कूल प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात भीमराव को कॉलेज में प्रवेश की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिलवा सकें। अतः अपने मित्र कैलुस्कर के आग्रह पर वह बड़ौदा नरेश के दरबार में पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। राजा अनुभवी थे। उन्होंने भीमराव को 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने और 100 रुपये कॉलेज में प्रवेश व किताबें आदि खरीदने के लिए दिए। यह राशि उन्हें तब तक दी जानी थी जब तक वह पढ़ाई करना चाहते थे। भीमराव ने BA 1913 में प्रथम श्रेणी में पास की। इसी समय उनका विवाह रामाबाई से हो गया। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। 21 जुलाई 1913 कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल गया। 2 जून 1915 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था पर अपना संवाद प्रस्तुत किया और 10 जून 1916 को उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। 1916 में लंदन के एक स्कूल से MSc, DSc और बार एट लॉ की उपाधि लेकर भारत आ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का व्यवसाय क्या था, आइए जानें। अमेरिका व ब्रिटेन से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर वापस भारत आ गए और बड़ौदा रियासत को अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्हें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और उनका वेतन 2000 रुपये प्रतिमाह निश्चित किया गया। परंतु वहां पर अधीनस्थ कर्मचारियों के उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार व अपमानजनक स्थिति से वह काफी दुखी हुए और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। फिर वे अपने मित्र कैलुस्कर की सहायता से वह बंबई के कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। परंतु अपने सहयोगी प्रोफेसर के उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी।
उसके पश्चात उन्होंने लॉ की अधूरी पढ़ाई पूरी करने का निश्चय किया। 1920 में वह लंदन गए और लग्नपूर्वक शिक्षा प्राप्त की तथा रुपए की समस्या पर अपना थीसिस लिखना आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने दलित उत्थान, उपेक्षित और गरीब जनता के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय किया और वकालत के पेशे को अपना लिया। शीघ्र ही उन्हें एक मुकदमा दलित बनाम ब्राह्मण मिला, जिसमें ब्राह्मणों ने दलितों को कुएं से पानी भरने के कारण उन पर मानहानि का मामला चलाया था, परंतु अंबेडकर ने अपने तर्कों द्वारा उनके दावे को असत्य सिद्ध कर दिया। इससे दलित वर्ग में अंबेडकर के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक जीवन का आरंभ 1925 में हुआ और उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। 1926 में महाराष्ट्र में दलित समाज द्वारा एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र सहित गुजरात, मध्य प्रदेश से भी लोग सम्मेलन में भाग लेने आए थे। इस सम्मेलन में सेना में दलितों की भर्ती, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने, ब्राह्मणों से दलित वर्गों से समान व्यवहार करने की अपील आदि मांगे सरकार से की गई। सम्मेलन में वह दलितों के मसीहा बनकर उभरे। इस सम्मेलन में अगले दिन उन्होंने चवदार तालाब से पानी पिया और लोगों से आह्वान किया कि अधिकार मांगने से नहीं अपितु छीनने से मिलेगा। चवदार तालाब से हजारों दलितों ने पानी पिया। उसके पश्चात उन्होंने वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने पंडाल में खाना खाया। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः वह सब किया और 3 दिन तक सत्याग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मंदिर में प्रवेश और चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेना। 4 अक्टूबर 1930 को अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन रवाना हुए। इस सम्मेलन में उन्होंने दलितों की मांग से संबंधित 2 स्मरण पत्र तैयार किए थे, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाने और आरक्षण की मांग की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि आप मुसलमानों और सिखों को आरक्षण देने का समर्थन करते हो, तो अछूतों को भी मुसलमानों के समान मंदिरों में प्रवेश करने, हिंदुओं के साथ मिलने बरतने पर सामाजिक व धार्मिक रोक क्यों है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में बुलाया गया। इस सम्मेलन से पूर्व गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर से मिलने का बुलावा भेजा। डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी में लंबी वार्ता हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दलितों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन क्षेत्र और कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित चाहिए तथा कांग्रेस सदस्य को जैसे खादी पहनाना अनिवार्य है, उसी तरह दलित को अस्पृश्य या अछूत न मानने को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। मंदिरों, तालाबों या कुओं से पानी भरने पर दलितों पर क्यों रोक लगाई जाती है? दोनों में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। डॉक्टर भीमराव ने पुनः अपनी मांग ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के समक्ष रखी और उन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि वह दलितों को पृथक रूप से प्रतिनिधित्व देने और चुनावों में खड़े होने का अधिकार प्रदान करते हैं। उनकी इस घोषणा से दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। जब पूना समझौता 1932 हुआ, तब बाबा साहब ने क्या किया आइए जाने। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से वापस लौटते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया। जेल में से गांधी जी ने एक पत्र लिखकर तत्कालीन वायसराय से दलितों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था करने की घोषणा की कड़े शब्दों में आलोचना की कि अछूतों को क्यों आरक्षण दिया गया है। गांधी जी ने अछूतों या दलितों को आरक्षण देने को हिंदू समाज को खंडित करने की चाल कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय, कस्तूरबा गांधी आदि ने अंबेडकर जी को समझाने का प्रयास किया, परंतु डॉक्टर अंबेडकर जी किसी भी कीमत पर दलितों के हितों की अनदेखी करने को तैयार नहीं हुए। दोनों ने मिलकर अंबेडकर जी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें दलितों के लिए केंद्रीय सभा और विधान सभाओं में स्थान आरक्षित रखने, सरकारी नौकरियों में दलितों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने, उन्हें उनकी काबिलियत योग्यता के अनुसार पद देने, अस्पृश्यता की समाप्ति और शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा। इन बातों पर सहमति और समझौते के पश्चात गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहमवाद और पूंजीवाद के घोर विरोधी थे, अतः राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके समाज में समानता लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1937 में स्वतंत्र मजदूर दल के नाम से 1937 में एक दल का गठन किया। भीमराव अंबेडकर द्वारा हरिजन शब्द का किया गया था विरोध, पर कैसे आइए समझें। गांधी जी के द्वारा अस्पृश्य
या अछूत दलितों के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के से हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। 1937 में एक सरकारी बिल बंबई विधानसभा में पास करके अछूतों के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किए जाने का प्रावधान रखा गया, जिसका डॉक्टर अंबेडकर और नासिक के दलित नेता दादा साहब गायकवाड़ ने कड़ा विरोध किया। दादा साहब का मत था कि यदि गांधी जी के अनुसार अछूत लोग ईश्वर की संतान हैं तो क्या सवर्ण हिंदू दानव से संबंधित है। इस विषय में डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पाखंड की बू आती है। अतः उनके दल द्वारा अछूतों के लिए हरिजन शब्द के प्रयोग का कड़ा विरोध किया गया। वायसराय की परिषद में भीमराव अंबेडकर 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तत्कालीन वायसराय ने अपनी परिषद का सदस्य नियुक्त किया। यह दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। उनके चयन से अछूतों व श्रमिक वर्गों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संविधान सभा और उसके चुनाव 1945 में ब्रिटेन में श्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बनी थी। इस सरकार ने शीघ्र भारतीयों की समस्या के समाधान और उन्हें स्वतंत्रता देने की घोषणा की। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला और जो अंतरिम सरकार बनाई गई उसमें दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध प्रकट करते हुए अंतरिम सरकार में कम से कम 2 स्थान दलितों को देने की मांग की। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ और पंडित नेहरू द्वारा संविधान निर्माण के उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को सदन में रखा गया, जिस पर चर्चा के लिए 17 दिसंबर 1946 को भाषण दिया तथा दलितों की मांगों को संविधान में शामिल करने का विचार किया। कुछ समय के पश्चात पंडित नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में 3 अगस्त 1947 को शामिल किया और प्रथम विधि मंत्री का पद प्रदान किया। भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष। भारत की संविधान सभा के द्वारा 2 तरह के कार्य किए जाने थे। एक संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का, दूसरा देश में शासन को संचालित करने संबंधी। अतः संविधान निर्माण हेतु 22 अप्रैल 1947 को 5 समितियां गठित की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 29 अगस्त 1947 को एक अन्य समिति, जिसे मसौदा समिति कहा जाता है, गठित की गई। संविधान निर्माण का मूल कार्य इस समिति द्वारा किया जाना था। पंडित नेहरू डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा से परिचित थे। मसौदा समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान का मसौदा पेश किया गया। इसके अनुसार 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1952 के चुनावों में असफलता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए प्रथम आम चुनावों में दलितों को अपनी अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। इन चुनावों में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा। कांग्रेस पार्टी और हिंदुओं के बढ़ते आक्रोश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन को विचलित कर दिया। 1935 में उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, परंतु वह हिंदू रहकर नहीं मरेंगे। अतः 14 अक्टूबर 1956 को भारत के वृद्ध बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाखों अछूतों सहित नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म को अपनाकर वह दलित समाज की स्थिति में बदलाव लाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण जानिए कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मधुमेह के रोगी पहले से ही थे। राजनीति और दलित आंदोलन के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वह काफी कमजोर हो गए थे। उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक पुस्तक की भूमिका लिख दी थी, परंतु रात में उनकी सेहत बिगड़ गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। उनका अंतिम संस्कार बंबई में किया गया। वह एक राजनेता, अर्थशास्त्री और विधिवेता थे, परंतु उन्होंने सर्वाधिक ख्याति समाज सुधार के क्षेत्र में प्राप्त की, इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। दलित समाज उन्हें श्रद्धापूर्वक बाबा साहब के नाम से संबोधित करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।
यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।